ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 में आता है पहाड़ी चित्रशैली या पहाड़ी लघु चित्रशैली आती है। पहाड़ी लघु चित्रशैली के पहले मैंने परिचय बताया था आपको, पहाड़ी लघु चित्रशैली का विकास किस तरह से हुआ था। मैंने आपको बताया था मुग़ल शासकों से आतंकित होकर या मुग़ल शासन के जैसे पतन हो जाने के बाद या मुग़ल शासन का अंतिम शासक औरंगज़ेब आने पर उसकी कट्टरता के कारण हमारे जो भारतीय कलाकार या राजस्थानी शैली के जो कलाकार थे वो कलाकार बेरोज़गार हो गए थे। और बेरोज़गार होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो राजपूत राजा वहाँ थे वो राजपूत राजा इनसे आतंकित हो गए। और आतंकित होकर क्या हुआ कि ये राजपूत राजाओं ने कुछ ने तो इनकी शरण ले ली, मतलब कुछ ने तो इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। किन की अधीनता को? मुग़ल शासकों की को। और कुछ ने इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अधीनता को जिन शासकों ने स्वीकार नहीं किया वो पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बसे। उस समय ये अपने साथ अपने राज दरबार से चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को साथ लेके गए थे। और कुछ इनके जो नज़दीकी व्यक्ति थे, प्रेमी व्यक्ति थे, उन प्रेमी व्यक्तियों को साथ में लेके गए। अब वहाँ जब गए तो वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों के नैसर्गिक वातावरण, शांत वातावरण को, सुरमय और रसमय वातावरण को जब चित्रकारों ने देखा तो चित्रकारों ने अपने चित्रों में उसे शामिल कर लिया। अब उसे शामिल जब किया तो शामिल करने पर चित्रशैली में परिवर्तन आया, चित्रों में परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने पर एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ जो कृष्ण भक्ति चित्रों के साथ ही हुआ था, लेकिन उसमें प्राकृतिक एनवायरनमेंट को शामिल कर लिया, प्राकृतिक वातावरण को शामिल कर लिया। इस प्रकार एक नवीन कला शैली जो जन्मी उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। ठीक है विद्यार्थियों? हाँ भाई ठीक। इसके बाद ये जो पहाड़ी शैली का विकास हुआ वो 2 क्षेत्रों में हुआ, मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ था। एक तो कांगड़ा शैली और एक वसवाली शैली। कांगड़ा का राजा संसार चंद हुआ और वसवाली का राजा भोगपाल व कृष्णपाल नाम का राजा हुआ था। ठीक है भाई। अब कांगड़ा शैली का जो राजा है वो राजा संसार चंद है, जिसको राजा संसार चंद को कांगड़ा शैली का संस्थापक राजा कहा जाता है। कांगड़ा शैली में जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र स्त्री आकृतियों के सुंदरतापूर्ण चित्र बनाए गए थे। ठीक, इसके साथ ही प्रेम से संबंधित चित्रों को अधिक बनाया गया था। कांगड़ा शैली में पानी का अभाव नहीं था, इसलिए वहाँ के जो पशु पक्षी चित्र बनाए या पेड़ पौधों के प्रकृति के चित्र बनाए वहाँ के हरे भरे गहरे गहरे घने और बड़े आकार वाले बनाए और पशु पक्षियों में हष्टपुष्ट आकार वाले बनाए। और वसवाली शैली में पानी का अभाव था और पानी का अभाव होने के कारण वहाँ पिच के पेट वाली लंबे कान वाली गायों को बनाया गया। और प्रकृति चित्रों में गहरे घने लेकिन आकार में छोटे आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया था। इस प्रकार अपन दोनों शैलियों को पढ़ते हैं और दोनों शैलियों को पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया इन मुख्य शैलियों के अलावा कुछ उपशैलियाँ भी विकसित हुई थी जिनको इनके अन्य प्रमुख केंद्र कहते हैं। पहाड़ी शैली के अन्य प्रमुख केंद्र जैसे कुल्लू, मंडी, चंबा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल कह सकते हैं जिसको, कश्मीर, ऐसी उपशैलियाँ और विकसित हुई थी। उनको उपशैली कहा जाता है या इसके पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है जैसे कि अब अपन ने पहाड़ी शैलियों की दोनों के अलग अलग विशेषता पढ़ ली कि इनमें भवन कैसे बनाए, प्राकृतिक वातावरण कैसे बनाया, इनकी मानव आकृतियों को कैसे बनाया। जैसे वसवाली शैली की जो मानव आकृतियाँ हैं वो अन्य सभी लघु चित्र शैलियों से अलग हैं। कैसे? मैंने आपको बताया कि उनके जो स्त्री पुरुष आकार हैं उनके ललाट को पीछे की ओर धंसा हुआ बनाया गया था। ठीक है, ऐसा किसी अन्य शैली में नहीं बनाया गया था। इस तरह की अविशेषता रही थी। इसके बाद अपन निष्कर्ष में जब दोनों शैलियों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद निष्कर्ष में अपन लिखते हैं पहाड़ी पूरी कंप्लीट पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्रित विषय और विशेषता पढ़ते हैं। अब वैसे विषय में पढ़ा जाए तो विषय तो एक ही है, वैसे क्या? कृष्ण लीला से संबंधित चित्रित विषय रहे। इनमें जैसे साहित्य, रीतिकालीन साहित्य वगैरह का, काव्य पर आधारित या राग रागनी पर आधारित या 12 मासा का चित्रांकन या नायिका भेद का चित्रांकन, इस तरह के विषयों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया था। दोनों शैलियों में यही विशेषता रही है। ठीक है। तो इन विशेषताओं को अपन पहाड़ी शैली का अलग पढ़ते हैं कि पहाड़ी शैली में सामान्य रूप से कौन से विषय के चित्र बने और उनकी विशेषता क्या रही। अलग अलग तो पढ़ लिया, उसके बाद मुख्य रूप से जो पहाड़ी शैली है वो पढ़ते हैं। तो पहाड़ी शैली के सामान्य विषय और विशेषता, इसमें सबसे पहले जो विषय आता है वो धार्मिक चित्र आता है। मैंने आपको बताया धार्मिक चित्र में हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के जो राजा हैं वो राजा भी कौन से राजा हैं? राजपूत राजा हैं। और राजपूत राजा हैं तो वो राजपूत राजा राजस्थान के ही हैं और राजस्थान का ही दूसरा रूप ये पहाड़ी शैली है। तो राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं वो वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय रहे और वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव क्या था? कृष्ण। इसलिए इन्होंने कौन से चित्र बनवाए? कृष्ण लीला के। तो निश्चित है जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो गए हैं वो राजा भी कहाँ के हैं?
राजस्थान के, और राजस्थानी शैली के, राजस्थान के होने के नाते वो कौन से हैं? राजपूत राजा। तो उनके भी आराध्य देव क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया या उनसे संबंधित मतलब ग्रंथों के चित्र बनवाए। तो इनमें पढ़ते हैं, वैष्णव धर्म का जनमानस पर प्रभाव होने के कारण कृष्ण भक्ति कलाकार व कवियों का प्रमुख विषय रहा। मैंने आपको बताया वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय के कारण, देख लो, जनमानस पर प्रभाव होने के कारण कृष्ण भक्ति, मतलब ये हर आदमी पर प्रभाव था कृष्ण भक्ति का, इसलिए कृष्ण भक्ति कलाकार व कवियों का प्रमुख विषय रहा। मतलब कवियों और कलाकारों ने अपने काव्य और चित्रों का विषय ही यही रखा, जिसमें राधा कृष्ण के रूप में नायक नायिका का चित्रण किया गया। मतलब निश्चित है उनका आराध्य देव क्या था? कृष्ण, इसलिए राधा कृष्ण को ही नायक नायिका का रूप देकर उन्होंने चित्रित किया। अब उनमें कौन कौन से ग्रंथों का चित्रांकन किया गया? जैसे रसिक प्रिया, भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला ग्रंथों का चित्रण हुआ। दूसरा आता है जैसे नायक नायिका भेद, इस तरह के चित्र बनाए गए। अब नायक नायिका भेद में क्या है? मैंने आपको बताया नायक और नायिका के भेद होते हैं कि नायिका हर समय उनका मतलब परिवर्तन रहता है, उनकी मुद्राओं में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने आपको कांगड़ा शैली में पहले ही लिखा दिया, जैसे वासक सज्जा वाली नायिका है। वासक सज्जा वाली नायिका वह नायिका होती है जो अपने प्रियतम के इंतजार में सज संवर कर बैठी रहती है, उसे कहते हैं वासक सज्जा वाली नायिका। और खंडिता नायिका वह होती है जो अपने प्रियतम के इंतजार में सारी रात निकाल देती है और निकालने के बाद उसके अरमानों का खंडन हो जाता है या उसके अरमान टूट जाते हैं, उसे खंडिता नायिका कहते हैं। ऐसे नायिका के भेद होते हैं 8-9, और वो 8-9 भेदों के आधार पर यहाँ चित्रांकन किया गया है। वे विविध श्रृंगारिक रूपों को चित्रित किया गया है, श्रृंगार से संबंधित चित्रांकन किया गया है। भानुदत्त रचित रसमंजरी वसवाली शैली का प्रमुख चित्रित विषय रहा है। और किसकी कृति है ये? भानुदत्त की। क्या है? रसमंजरी। और कौन सी शैली में बने ये? वसवाली शैली में। और राजा कृपाल पाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय थी ये, प्रिय ग्रंथ रहा। इस ग्रंथ में वर्णित नायक नायिका भेद आदि विषयों पर चित्रण किया जाने लगा। रसमंजरी के अन्य श्रृंगारिक प्रसंगों के चित्रण में कृष्ण को नायक के रूप में आदर्श प्रेमी का स्वरूप प्रदान किया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो विशेषता आती है उस विशेषता में आता है 12 मासा व रागमाला से संबंधित चित्रण। 12 मासा चित्रांकन। 12 मासा चित्रांकन क्या होता है? 12 महीनों का चित्रांकन जो किया जाता है उसे 12 मासा चित्रांकन कहते हैं। और रागमाला राग रागनी पर आधारित, जो संगीत शास्त्र का राग रागनी पर आधारित चित्रांकन होता है उसे रागमाला चित्रांकन कहते हैं। ठीक है भाई। 12 महीनों का संगीत शास्त्र की राग रागनियों का चित्रण भी पहाड़ी शैली में प्रतीकात्मक तरीके से किया गया है, जिनमें नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा को चित्रित किया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला चौथा विषय आता है दरबारी चित्रण। दरबारी चित्रण यह है पहाड़ी विषयों में, पहाड़ी चित्रों में विषय के रूप में धार्मिक चित्रों व श्रृंगारिक काव्य आधारित चित्रों के अलावा दरबार संबंधी चित्रण, जिनमें शिकार चित्र, दरबार उत्सव चित्र, राजाशाही व्यक्ति चित्र तथा रानियों के अंतःपुर के चित्र भी विशेष रुचि के साथ चित्रित किए गए थे। अर्थात पहाड़ी शैली में दरबारी चित्रों को भी चित्रित किया गया। फिर आता है पशु पक्षी चित्रण। पहाड़ी शैली में पशु पक्षी चित्रण को भी मनोरम तरीके से चित्रित किया है, प्रकृति को भी किया है। तो पहाड़ी शैली में जो पशु पक्षियों में मैंने आपको बताया, कांगड़ा में हस्तपुष्ट आकार बनाए और वसवाली में पतले दुबले लंबे कान वाले बनाए गए। तो पहाड़ी चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण भी बड़ा मनोरम किया है, मनोहारी हुआ है। सभी प्रकार के विषय चित्र में प्राय पशु व पक्षी नायक और नायिका के साथ सहचर के रूप में, मतलब साथी के रूप में विद्यमान रहे हैं। कहीं न कहीं उनको साथ में लेकर चित्रित किया है। इनका चित्रण भी मन भावना के अनुकूल तथा जीवंत किया गया है। अगली विशेषता में आता है, अगले पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता आती है। अब विशेषताओं में आता है हाशिए। हाशिए मैंने पहले आपको बता रखा है कि चित्र के चारों तरफ बाउंड्री के अलावा जो बचा हुआ स्थान होता है उसे कहते हैं हाशिए। तो अपनी पहाड़ी शैली में सफ़ेद व लाल व पीले रंग के द्वारा हाशियों को बनाया गया और उन हाशियों को पट्टीनुमा बनाया गया। और पट्टीनुमा बनाने के बाद उनके ऊपर टाकरी लिपि लिखी गई है, मतलब लिखावट की गई है, लेकिन वो कौन सी है? टाकरी लिपि लिखी गई है। चित्रों के चारों तरफ लाल अथवा पीले रंग के हाशिए चित्रित किए गए हैं। हाशियों में किसी चित्र में आलेखन भी किया गया है। सीधे व सपाट हाशिए मुगल कालीन हाशियों से भिन्न है। पहाड़ी शैली में लाल पीले रंग के द्वारा हाशिए बनाए गए हैं जिन पर टाकरी लिपि में लेखन किया गया है, लिखा गया है। प्रश्न आता है पहाड़ी शैली के जो हाशिए हैं वो हाशिए किस
लिपि में लिखे गए हैं। हास्यों में क्या लिपि, कौन सी लिपि लिखी गई है? तो टाकरी लिपि लिखी गई है। रंग योजना, रंग योजना में आपके याद नहीं रहे तो सबसे पहले ही आप तो ये लिखोगे मनोरम रंगों का, मन को भाने वाले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रंगों का प्रयोग बड़ी रोचकता के साथ किया गया है। रंग योजना में चित्रों में अद्भुत सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो रंग प्रयोग किया गया है उन रंगों में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक यानी शुद्ध मूल वर्ण होते हैं, और मूल या शुद्ध वर्णों में 3 वर्ण आते हैं, लाल, नीला, पीला। आपको रंग पढ़ाए थे जूनियर में, प्राइमरी वर्ण और सेकेंडरी वर्ण। तो प्राइमरी वर्ण तो होते हैं लाल, नीला, पीला, और सेकेंडरी वर्ण होते हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। रंगों की विशुद्धता दर्शक का मन मोह लेती है। इतने विशुद्ध हैं कि दर्शक को देखकर मतलब प्रसन्न कर देती हैं वो। रंगों का प्रतीक रूप में प्रयोग कर चित्रों को रस में, आध्यात्मिकता के से युक्त कर दिया गया है। पीला रंग जहाँ पवित्रता, लाल रंग प्रेम, नीला रंग कृष्ण व बादलों की आनंद, अनंत और असीम भावना के साथ किया गया है। इस प्रकार के रंगों का यहाँ प्रयोग किया है। अर्थात आप तो यूँ समझना कि पहाड़ी शैली में प्राथमिक या विशुद्ध शुद्ध रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण में अपन ने दोनों शैलियों को पढ़ा, कांगड़ा और वसोली। उन कांगड़ा और वसोली में अपन ने पढ़ा, कांगड़ा में तो गहरे घने और बड़े आकार वाले, और वसोली में गहरे घने लेकिन आकार में छोटे वाले चित्र बनाए गए। अर्थात यहाँ भी प्रकृति को रस में, या यूँ कह सकते हैं भावाभिव्यक्ति पूर्ण प्रकृति का अंकन किया गया है। देखिए अपन पढ़ते हैं, इसमें वृक्षों का आकार गहरा, घना, छोटा बनाया गया है। मैंने आपको बताया दोनों शैलियों में अलग अलग है। वसोली में छोटे आकार वाले और कांगड़ा में बड़े आकार वाले। वृक्षों की अनेक प्रजातियों को अलग अलग अलंकारिक योजना से एक क्रमबद्ध तरीके से गहरी पृष्ठभूमि में हल्के रंग की बारीक रेखाओं द्वारा अलंकारिकता के साथ चित्रित किया है। मतलब गहरी पृष्ठभूमि में तो क्या बनाएंगे? हल्के रंगों के द्वारा। और ये सिद्धांत भी अपना थ्योरेटिकल सिद्धांत है। प्रैक्टिकल में इस तरह का एक सिद्धांत होता है प्रैक्टिकल में, क्या कि गहरे रंग पर तो हल्के रंग चलते हैं और हल्के पे गहरे रंग चलते हैं। जैसे अपना ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर कौन से रंग का प्रयोग करेंगे? कौन से चौक का प्रयोग करेंगे? अपन कौन से वाइट चौक का कर सकते हैं। अगर ब्लैक पे ब्लैक का ही थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है भाई, इस तरह से। तो यहाँ वृक्षों की पत्तियां बनाने में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। सभी चित्रों में वृक्षों को ऋतु अनुसार प्रस्तुत किया गया है, ऋतु के आधार पर चित्रित किया गया है। भवन चित्र, अब यहाँ की पहाड़ी शैली का जो विशेषता है उस विशेषता में भवन चित्र भी प्रमुख विशेषता रही है। तो भवन चित्रों में क्या है? सफ़ेद रंग का वैसे प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पहाड़ी चित्रों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है भवन चित्रण। भवनों का अंकन बहुत ही भव्य और कलापूर्ण है। भवन प्राय सफ़ेद रंग में बनाए गए थे, मैंने बताया आपको, सफ़ेद रंग में बनाए गए। स्तंभों को अलंकरण युक्त बनाया गया। अब ये अलंकरण युक्त यदि बनाए तो थोड़ा सा मुगलिया प्रभाव आ जाता है। ये मीनारों पर प्राय गुंबद तथा छज्जों में जालियाँ चित्रित की गई हैं, ठीक है। अगली विशेषता आती है पात्र चित्रण। पात्र चित्रण का मतलब होता है कि वहाँ के जो पात्र हैं, आकृतियाँ हैं, वो आकृतियों को किस तरह से चित्रित किया गया है। पहाड़ी चित्र शैली में आकृतियों के चित्रण में सुनियोजित गोलाई व सुडौलता है। स्त्रियों के मुख चित्रण, अंग भंगिमा तथा हस्त मुद्राओं में कलाकार ने अद्वितीय कला का परिचय दिया है। मानव आकृतियों में नेत्रों को कमलाकार बनाया गया है। कमल के पंखुड़ियों के समान, कमल की कलिका के समान नेत्रों को बनाया गया है। गोल चिब्बुक बनाए गए। चिब्बुक का अर्थ होता है ठोड़ी को गोल बनाया गया है। पतले गुलाबी होठ बनाए गए। व नासिका सीधी और लंबी बनाई गई है। अधिकांश चित्रों को एक चश्मी बनाया गया है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बच्चों कि एक चश्मी चेहरे और द्वि चश्मी चेहरे और 1.5 चश्मी चेहरे और 1.25 चश्मी चेहरे। एक चश्मी चेहरे वे होते हैं जिनमें एक ही तरफ को बनाया जाता है, चेहरे का एक साइड बनाया जाता है, उसे एक तरफी या एक चश्मी कहा जाता है। द्विचश्मी वह होता है जिसमें सामने के चित्र को बनाया जाता है, दोनों आंखों को बनाया जाता है। और 1.25 चश्मी वह होता है जिसमें एक साइड का चित्र बनाने के बाद एक आंख को अधर में लटके हुए बनाया जाता है, उसे 1.25 चश्मी चेहरा कहा जाता है। तो यहाँ कौन से चित्र बने? अधिकांश थे एक चश्मी चित्र बनाए गए। कहीं कहीं पर 1.5 चश्मी चेहरों का भी अंकन किया गया। 1.5 चश्मे ही, 1.25 चश्मे से थोड़ा सा अधिक बनाया जाता है। इस तरह की पहाड़ी शैली की आकृति या पात्र चित्रों की विशेषता रही है। इसके बाद आता है परिधान। परिधान में क्या होता है? वस्त्र आते हैं, आभूषण आते हैं। तो किस तरह के वस्त्र आभूषण पहने गए थे? तो मैंने आपको बताया था सरल रूप से, यदि किसी के याद नहीं रहते हैं, कोई भी विद्यार्थी के याद नहीं रहते हैं, तो अपने यहाँ तो राजस्थानी और पहाड़ी शैली में राजस्थानी पोशाक का
वर्णन करना। आप तो राजस्थानी पोशाक जैसे स्त्री आकृतियों में चोली पहने हुए, पारदर्शी ओढ़नी लहंगा पहने हुए चित्रित किया गया है ना। तो पुरुष आकृतियों में कृष्ण जैसी पोशाक बना देना कि ऊपर तो घेरदार जामा, नीचे पायजामा और कमर में पटका और गले में कमरबंदा कह सकते हैं या दुपट्टा के पटका कह सकते हैं वो पड़े हुए, और सिर पर मोर पंख वाली पगड़ी को बनाया गया है। इस तरह की विशेषताएं अपने कृष्ण और राधा की रही हैं, तो वही अपने यहाँ परिधान रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कला है वो जैसा देश वैसा भेष करती है, अर्थात समय के अनुसार बदलती रहती है। पुरुषों को मुगलिया प्रभाव वाला घेरदार जामा मैंने बताया आपको कि शरीर में ऊपर जो धारण किया जाता है वस्त्र, वह जामा होता है जो एक कुर्ते की तरह होता है, लेकिन कमर तक तो वो कसा हुआ होता है और कमर से नीचे उसके झल्लर होती है, बहुत सारी घेरदार होता है, घुटनों तक नीचे होता है। और राजा महाराजा पहना करते थे उस तरह के, उसे जामा कहते हैं। और नीचे पहना जाता है उसे पायजामा कहते हैं। पीछे झुकी पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियों के परिधान में घाघरा मैंने आपको बताया था, चोली, पारदर्शी ओढ़नी या दुपट्टा कह सकते हैं जिसे, ओढ़े दिखाया गया है। कभी कभार स्त्रियां छींटदार घाघरा, अपनी ये पहाड़ी शैली की विशेषता है ये कि छींटदार घाघरा, चोली, पारदर्शी दुपट्टा, ओढ़े चित्रित की गई है। कृष्ण को पीताम्बर तथा पीली धोती पहने हुए, मतलब भक्ति की पोशाक होती है, भक्ति भाव व्यक्त करने वाली, तो वो कौन सी होती है? साधु संतों की पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं, तो पीताम्बर वाले धोती को पहने हुए चित्रित किया गया है। तथा मुकुट पर मोर पंख बनाए गए। और राधा के रूप में स्त्री सुकोमल, सुंदर, लावण्य अंग भंगिमाओं से युक्त बनाई गई है। तो इस तरह की राधा की पोशाक रही है, क्योंकि अपना प्रमुख चित्रित विषय नायक नायिका में क्या है? राधा और कृष्ण, या कृष्ण और राधा कह सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है अंतिम जो विशेषता है वाद्य यंत्रों की। पहाड़ी शैली में जो कलाकार ने चित्रांकन किया है उस चित्रांकन में वाद्य यंत्रों को भी चित्रित किया है। वाद्य यंत्र यानी बजाने के जो होते हैं उनको, जैसे पहाड़ी शैली के चित्रों में वाद्य यंत्रों का चित्रण भी बहुत ऐसे हुआ है, जिनमें तंबूरे, ढोलक, मृदंग, मजीरा और वीणा, सितार आदि का भी अंकन किया गया है। इस तरह की पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता होती हैं। अब पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता हो जाने के बाद अपन पहाड़ी शैली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या ध्यान देंगे? पहले तो यही आता है कि पहाड़ी शैली के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताओ। तो केंद्रों में तो दो अपन कौन से लेंगे? एक तो कांगड़ा और एक वसवाली। इसके बाद प्रमुख उपशैलियों के नाम या प्रमुख अन्य केंद्रों के नाम, उन अन्य केंद्रों के नाम भी कह सकते हैं और प्रमुख उपशैलियाँ भी कह सकते हैं, जैसे कुल्लू है, मंडी है, गढ़वाल है, या जम्मू है, कश्मीर है। इस तरह की प्रमुख उपशैलियाँ या प्रमुख केंद्र रहे। अब इनमें भी यूँ आता है जैसे कांगड़ा शैली में कहाँ के कलाकार आए, या कांगड़ा शैली में कौन कौन से केंद्रों के कलाकार रहे, जिनमें तीरा, सुजानपुर, नादौन, नूरपुर लिखा रखा है मैंने आपको। मतलब क्या हुआ है, कांगड़ा जो शैली है ना उसके विकास का भी एक घटना रही थी। कांगड़ा से पहले गढ़वाल थी। वो क्या है, कांगड़ा से पहले कि जो कांगड़ा से पहले जो राज्य था वो राज्य का कोई राजा था और वो राजा शिकार का शौकीन था। एक बार क्या हुआ, वो शिकार करने निकल गया और वो बिहड़ जंगल में घुस गया, और बिहड़ जंगल में जब चले गया तो बिहड़ जंगल से वो रास्ता भ्रमित हो गया और आ ही नहीं पाया, और एक अंधेरे कुएं में जा गिर गया। अब कुएं में गिरा तो काफ़ी दिन लगे उसको निकलने करने में और आने में। तो जंगल से जैसे बाहर आया तब तक जो वहाँ के गुलेर के जो राजा थे, गुलेर के जो राजा थे, वो राजा की जगह उसके छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठा दिया। जैसे ये राजा जब बाहर आया तो बाहर आने के बाद पता चला कि इसके छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया, तो इसने अलग राज्य की स्थापना कर दी जिसका नाम था कांगड़ा। इस प्रकार कांगड़ा की स्थापना हुई। इस तरह से अपन पहाड़ी शैली के प्रमुख कलाकारों के बारे में, जैसे कलाकार कौन कौन थे, तो फत्तू परखू, नैनसु, खुसाला आदि प्रमुख कलाकार थे। मानकू था। इस तरह के अपन मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे, और मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के बाद अपन तीसरे अध्याय को समाप्त करेंगे और इकाई नंबर 2 चालू कर देंगे। इकाई नंबर 2 में जो अध्याय आएगा, चौथा अध्याय, वो चौथा अध्याय आएगा आधुनिक भारतीय चित्रकला, जिसमें आएगी अपनी कंपनी शैली। आगे कंपनी शैली को पढ़ते हैं अपन। तो इसका